ओके, तो बेटा देखते हैं जहांगीर। तो हमने डिस्कस किया था कि जहांगीर का जो रूलिंग टाइम था वो था 1605 टू 1627, मतलब कि लगभग ये 22 साल इसने रूल किया है ना। तो अब देखो बेटा, जहांगीर का रियल नाम क्या था? जहांगीर का नाम जहांगीर नहीं था, इसका जो रियल नाम था वो भी आप लिख लो, हालांकि कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। रियल नेम, तो बेटा हिज रियल नेम वॉज सलीम। सुना है सलीम, वो मुमताज वाला कहानी याद है? हाँ, सलीम इसका, हाँ जी, सलीम इसका रियल नेम था। प्लस में इसको शेखू बाबा भी कहते थे, दूसरा नाम था शेखू बाबा, शेखू बाबा। तो ये दो नाम था। बाद में जहांगीर, इसका रियल नेम था सलीम, बाद में शेखू बाबा ही बोला गया, और जहांगीर तो लास्ट में उसका नाम आया। ओके, अब देखो बेटा, इसके जहांगीर के समय में क्या हुआ था? तो जहांगीर के समय में आपने सुना होगा अर्जुन देव। अर्जुन अर्जुन देव कौन थे? तो बेटा ये थे सिख गुरु। पंजाबी के जो होते हैं ना, सिख गुरु, है ना। और ये कौन से नंबर के थे? तो ये थे फिफ्थ नंबर के, फिफ्थ सिख गुरु। पंजाबियों के, सिखों के ये गुरु थे, पांचवें नंबर के। और इन अर्जुन देव के साथ क्या किया था जहांगीर ने? तो भाई अर्जुन देव को मार दिया था, इसको फांसी दे दी गई थी, किल्ड बाय। तो मतलब कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के समय में फांसी मार दिया गया था, उसका कत्ल कर दिया गया था। अब देखो बेटा, होता क्या है कि भाई सलीम तो आप जान ही गए, तो सलीम का नाम किसके साथ कनेक्ट है वो आपको इमेजिन करो। तो भाई जो सलीम था यानी कि जहांगीर था, जहांगीर की शादी किससे हुई? तो जहांगीर की शादी हुई मेहरुन्निसा। लिखोगे नाम, मेहरुन्निसा। बताइए मेहरुन्निसा कौन है? बेटा ये मेहरुन्निसा थी नूरजहां, है ना। मेहरुन्निसा जिसका नाम नूरजहां था, तो इसके साथ शादी होती है। और ये काफी एक्टिव थी। एक्टिव मतलब कि इसका ना जो इंटरेस्ट था वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो नूरजहां थी या मेहरुन्निसा थी, इसका रूलिंग में बहुत बड़ा योगदान था जहांगीर के समय, या ये कहो कि जहांगीर की ये राइट हैंड थी, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था उसमें। अब देखो बेटा, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेहरुन्निसा यानी कि मेहरुन्निसा की जो मदर थी ना, मदर, मेहरुन्निसा की जो मदर थी, ध्यान रखना, उसका नाम था अस्मत बेगम। ये नाम क्यों बता रहा हूं अभी आपको मालूम चलेगा। अस्मत बेगम। बोर तो नहीं हो रहे हो बेटा? नो नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। नो हाँ, सर। हाँ, तो मेहरुन्निसा की मदर का नाम था अस्मत बेगम। और इसका नाम मैंने यहाँ क्यों लिखवाया है? क्योंकि अस्मत बेगम और मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, ये इन दोनों ने क्या किया था? तो बेटा इन दोनों ने किया था, रोज परफ्यूम इन्वेंट किया था। रोज परफ्यूम, समझ में आया? इसमें अस्मत बेगम का बहुत बड़ा रोल था गुलाब के परफ्यूम बनाने में। तो फर्स्ट टाइम इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया था रोज परफ्यूम। क्लियर है? यस। हाँ, अब बेटा, हाँ, परफ्यूम के लिए यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। परफ्यूम के लिए यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, और अगर गलत नहीं हो तो वो है कन्नौज। ठीक है। तो परफ्यूम के लिए कौन सा स्टेट
फेमस है यूपी का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, तो वो है कन्नौज। याद रहेगा? ये सुनो। Yes. ओके। अब बेटा देखो, इन शासकों में एक खास बात थी कि या इनकी ये ऑटोबायोग्राफी अपने लिखते थे, है ना। तो भाई इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अब जो आपके सलीम साहब हैं, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाम था तुजुक, तुजुक ए, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी, और ये बेटा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। इतना याद रहेगा? Yes. Sir. तो बेटा ये था जहांगीर के बारे में कुछ बातें। अब हम बात करते हैं लेसन की। तो हमने बीच बीच में जो भी पॉइंट आएगा डिस्कस करने वाला, तो हम इस टाइप से डिस्कस करते रहेंगे। अब देखते हैं बेटा अपना जो बुक है लेसन नंबर 2, उसको देखते हैं। क्लास 8 यस। तो बेटा ये हमारा लेसन है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। Yes. इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ देखो, तो देखो इसमें फर्स्ट शुरू से स्टार्ट किया जाता है। ये yes, India had always been an important trading center. We have already discussed कि some European came to India for trading purpose, but laterally they ruled on us. Yeah, so हमने ये पहले डिस्कस किया था। अब उसमें कौन कौन था भाई? तो जैसे कि इंडिया स्पाइसेस, सिल्क एटसेट्रा वर इन द ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अब जो इंडिया के जो मसाले थे, सिल्क जो था, ये यूरोप कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड में था। इसीलिए ऑल ट्रेडर्स, जितने भी व्यापारी थे, जितने बिजनेसमैन थे, वो सभी अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ। ओके। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी न्यू ट्रेड रूट्स, द पोर्टुगीज। बेटा ये किसका है, माइक ऑफ कर लो आप लोग। रश्मि माइक ऑफ करो बेटा। ओके। तो देखो अभी कौन कौन इंडिया में आया था। पोर्तुगीज आए थे, डच, इंग्लिश यानी ब्रिटिश, और फ्रेंच। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये इंडिया में अटैक अटैक क्या ट्रेड करने के लिए आए थे। आगे देखते हैं। कमिंग ऑफ द यूरोपियन। अब यूरोपियन में कौन आया ट्रेड विद इंडिया, जो कि द फ्लडिंग ऑफ इन यूरोपियन ट्रेडर्स लाइक ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज इन टू इंडिया सून लेड द राइवलरी। अब इनके बीच में बेटा संघर्ष हो जाता है, क्योंकि ये सभी लोग व्यापार बिजनेस करना चाहते थे, तो इनके बीच में एक राइवलरी क्रिएट हो जाती है, with the traders constantly fighting against each other for the supremacy because they want to be the number one. That's why they are always busy in fighting or cross questioning. Let's see. The first European traders to discover a sea route. अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि सी रूट हु डिस्कवर्ड, तो वो कौन थे भाई? पोर्तुगीज थे जिन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया में। They soon established political power along with the west coast of India. अब हम वेस्ट कोस्ट की बात करें बेटा, तो मान लो कि अगर मैं बना पाऊं तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया। रुको रुको, मेरे आई थिंक आई हैव मैप। यस आई हैव। लेट्स सी। देखो यहाँ पे जो वेस्ट कोस्ट, अगर वेस्ट कोस्ट की हम बात करें, तो देखो ये तो हुआ आपका ईस्ट, ये हुआ वेस्ट।
तो बेटा जो वेस्ट कोस्ट था ना, जो भी आए, क्योंकि आपको पता है कि जो पुर्तगालीज थे ना, वो सी रास्ते से आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे और अरब साइड से आए थे। तो बेटा सबसे पहले उन्होंने इसी एरिया की तरफ बढ़ा होगा, यानी कि गुजरात से लेके ये सब एरिया उन्होंने कवर किया होगा। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी आई होगी बेटा, वो या तो देखो मुंबई में आई होगी, या चेन्नई में आई होगी, या कलकत्ता में, क्योंकि ये मेन हब थे, सेंटर पॉइंट थे। तो उन्होंने सबसे पहले इस इधर ही अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट घाट भी बोलते हैं, या कोस्ट। तो इस साइड उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। चलो अब लेसन में देखते हैं क्या है। वेस्ट कोस्ट अलोंग विथ, अब कहां कहां उन्होंने अपना अपने आप को सेटल किया, तो गोवा में अपने आप को सेटल कर लिया, दमन में, दीव में, सेट्स में, बेशिन और सैन थोम। तो बेटा कुछ आप बेसिकली आप ये मानो कि गोवा, दमन, दीव ये इजीली आपको याद हो जाएगा। तो इन्होंने अपना यहाँ पे अपना सेटलमेंट कर लिया, बिजनेस यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। द डच अराइव्ड इन इंडिया। अब डच इंडिया में कब आए थे बेटा, तो 1595 में आए थे, और एंड एस्टेब्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्री इन मुसली मसूलीपट्टनम, पुलिकोटी एंड सूरत। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 3 जगह इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। द इंग्लिश यानी कि जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कब किया था, 1600 में एस्टेब्लिश किया था। और ट्रेडिंग के लिए कब स्टार्ट, कहां कहां इन्होंने स्टार्ट किया था, तो बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। इन्होंने 3 जगह से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। द फ्रेंच फॉर्म्ड, अब फ्रेंच वालों ने क्या किया, जैसे इंग्लैंड वालों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, तो इन्होंने भी क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने भी इस नाम से कंपनी खोली। अब इनके बीच में क्या होगा, राइवलरी, कंपटीशन क्रिएट हो गया। दे एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट द पुडुचेरी। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने, इसने पुडुचेरी में, मद्रास में और चंद्रनागौर में इन्होंने अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली। तो यहां तक क्लियर है डियर? Yes, sir, clear है। ओके बेटा, ओके। यस सर। ओके आगे देखते हैं। अब देखो बेटा होता क्या है कि अब ये चारों तो अपने आप में बिजी थे, किसमें, कंपटीशन में। पोर्तुगलीज, डच ये आपस में बिजी थे, ये मेन। तो होता क्या कि 18th सेंचुरी आते आते, है ना, 18th सेंचुरी स्टार्ट जब हुई थी, तो हुआ क्या था कि पोर्तुगलीज और जो डच थे, ये तो हो गए सरेंडर, क्योंकि इनका यहाँ से अस्तित्व खत्म हो गया। अब जो मेन पावर में जो आए वो कौन आए, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब इनके बीच में कंट्रोवर्सी होगी, स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो देखते हैं। इंडिया एंड, देखो अब इसमें कुछ लाइन हमने मिस कर दिया। हाँ, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंग्लो मीन्स ब्रिटेन की बात हो रही है बेटा, इंग्लैंड की बात हो रही है, और फ्रेंच, इनके बीच में जो कंपटीशन हुआ कैसे हुआ, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी द पोर्तुगीज एंड डच लॉस्ट देयर इंपोर्टेंट पोजीशन इन ट्रेड। अब व्यापार से इन दोनों का नाम कट जाता है बिटवीन इंडिया और वेस्ट में क्या था, ये वेस्ट टू द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अब ये दो ही मेन रह जाते हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच। बाकी दो जो डच थे, पोर्तुगीज थे, वो अपने बैक टू पवेलियन को घर जा चुके थे। आगे देखते हैं। द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रेंच केम टू डोमिनेट इंडियन ट्रेड विद यूरोप। अब देखो कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, सुपरमेसी दिखाने के लिए, इन्होंने व्यापार को और ज्यादा विस्तार किया, बढ़ा लिया। Each tried to control the markets and extend its political influence. मार्केट को तो ऑक्यूपाई करने के साथ साथ पॉलिटिकल मैटर में भी लोग इंटरफेयर करने लगे। दिस लेड टू एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। और फिर इससे यहाँ पे एक संघर्ष शुरू हो जाता है इंडिया को लेके यूरोप में। मतलब कि दोनों जो है, फ्रेंच और इंग्लैंड जो है, ये आपस में इनके बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। दिस राइवलरी लेड्स टू अ सीरीज ऑफ वॉर। अब इनके बीच में छुटपुट घटनाएं जहां तहां होनी शुरू हो जाती है, और उसको किस नाम से जाना जाता है, कार्नेटिक वॉर्स। उसी को कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो दिस वॉर्स लास्टेड। अब देखो ये इसको खत्म होने में कितना समय लगा था, लगभग 20 ईयर्स, यानी कि 1744 से 1763, लगभग 20 साल लग गया था। फाइनली हुआ क्या कि जो फ्रेंच है उसने सरेंडर कर दिया। अब सिर्फ एक ही पावर में रह गया बेटा, वो कौन रह गया, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एमर्ज्ड विक्टोरियस
इन द स्ट्रगल, इसमें जीत जाता है, एंड इट्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इट्स रोल ट्रेडिंग पावर टू एन imperialistic पावर टू रूल्ड इंडिया फॉर नियरली 2 centuries, और उसके बाद लगभग 200 साल इन्होंने क्या किया, रूल किया इंडिया पे। तो इज इट क्लियर डियर, यहां तक क्लियर है? Yes. ओके राइट, Yes, sir. ग्रेट। नाउ सी नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो बेटा, फ्रेंच तो वापस जा चुका है, अब हम जो भी स्टडी करेंगे वो इंग्लैंड के साथ हमारा स्ट्रगल होगा। इंडिया में ब्रिटिश क्या क्या कर्म किए हैं, किसके साथ क्या स्ट्रगल किए हैं, उसकी हम बात करेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 16th, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसके चार्टर से किसने साइन किया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। और किसको भेजा था सबसे पहले? सबसे पहले भेजा था हॉकिंस को। और उसके बाद किसको भेजा था? उसके बाद भेजा था सर थॉमस रॉय, कुछ करके था, है ना। कब भेजा था? 1613 में। और पहले को कब, हॉकिंस को कब भेजा था? 1608 में, है ना। और जहांगीर आलम, जहांगीर कब राजा बना था? 1605 में। और कब से कब रहा? 1627 तक। ठीक है, ये चीजें आप बेसिकली याद रखोगे। ओके, हाँ तो देखो क्या हुआ, 16 चार्टर साइंड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ ने एक रूल पास किया, चार्टर साइन किया, और उसमें परमिशन ग्रांट किया गया कि भाई आप इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हो। और जो पहला एजेंट आया, कैप्टन हॉकिंस ने पहली विजिट की थी इंडिया में, किसके पास? जहांगीर के दरबार में 1608 में, बट फेल टू सिक्योर ट्रेडिंग राइट्स। लेकिन उनके में टैक्स वगैरह को लेकर मतभेद हो गया था, तो बात बनी नहीं, और फिर वो हॉकिंस वहां से वापिस चला जाता है। हाउएवर इन 1613 ऑन सर थॉमस रोव, ये इंडिया आता है, और इसको परमिशन मिल जाती है क्या करने के लिए? अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाने के लिए। ठीक है, अब यहां से टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ग्रेजुअली द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स ट्रेडिंग सेंटर्स। अब देखो कई से ट्रेडिंग सेंटर बना लिए थे। सूरत के बाद कहां बनाया था उसने? देखो, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, ये हमारे मेट्रो सिटी है, पॉलिटियन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब देखो डियर क्या होता है। ओके, अब हुआ क्या, इंग्लिश सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड एट मुसलीपट्टनम। अब ब्रिटेन व इंग्लैंड ने फिर अपनी कंपनी 1611 में स्टार्ट कर ली, पटना में, ढाका, कासिम बाजार। देखो बेटा, कासिम बाजार में स्ट्रगल होगा। यहाँ का जो राजा है ना, वो ब्रिटेन के जो एजेंट है उसको पकड़ लेगा, एम्बेसडर को पकड़ लेगा। बाद में इस कासिम बाजार का जो राजा है उसको मार दिया जाएगा, है ना। बहुत सी घटनाएं घटेंगी, देखना। इन बंगाल, बंगाल में ये सब स्थापित हुआ। उसके बाद एज वेल एज इन बिहार, बिहार में भी 1835 फोर्ट सेंट जॉर्ज 1651। ये बेसिकली आपको सभी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली आप ये मान के चलो कि उसके बाद इंग्लैंड ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना इंडिया को शुरू कर दिया। द ब्रिटिश रिसीव्ड स्पेशल प्रिविलेज फ्रॉम द मुगल एम्पायर। अब देखो क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे ना, इनको ज्यादा वेलकम दिया गया, किसके द्वारा? मुगल एम्पायर के द्वारा। मुगल एम्पायर ने ब्रिटिश को एस्टेब्लिश करने में मेन रोल निभाया है। उनको, उसके दो कारण थे बेटा। पहला कारण क्या था? फरमान ऑफ 1691, एक फरमान ग्रांट हुआ था। सर। यस सर कौन मेन रोल निभाया था? ओके, तो भाई दो फरमान इशू हुए थे 1691 में, जो कि औरंगजेब ने इशू किए थे। और उसमें क्या क्या पॉलिसी थी कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको फ्री कर दिया गया था। फ्री किस चीज से कर दिया गया था? कि भाई आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए जो मुगल देखो, इससे पहले क्या था कि मुगल एम्पायर्स जो थे ना, उन्होंने अंग्रेजों को चढ़ाया था, उन्होंने ही अंग्रेजों को आगे बढ़ने का मौका दिया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि टैक्स फ्री कर दिया था, भी कुछ भी बेचो, कुछ भी खरीदो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। दूसरा, 1717, मतलब कि लगभग 25 साल बाद फिर एक फरमान इशू हुआ था। इस बार कौन था? इस बार था क्रुक्सियार।
अब इसने क्या किया भाई, फ्रुक्सियार ने, इसने भी परमिशन दे दी किस चीज की, कि भाई गुजरात और जो दक्कन का जो एरिया है इसमें आप कोई भी सेलिंग करो, कोई भी ट्रेडिंग करो, हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए, हमें कोई भी कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जैसा चाहो वैसा आप यूज कर सकते हो, मार्केट को इस्तेमाल कर सकते हो, जो बेचना बेचो। तो बेटा ये दो मेन कारण थे जिससे कि जो ब्रिटिशर थे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज करते हैं और फिर अपना कंट्रोल इंडिया पे कर चुके होते हैं। तो बेटा यहां तक क्लियर है सभी को?